नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डे 2 की आंसर राइटिंग को हम लोग देखेंगे। जो प्रश्न दिए गए हैं ये उनके मॉडल आंसर हैं, तो इनको देखते हैं। बाकी जो हमने सीरीज़ शुरू की है इसमें डे 1 की पढ़ी चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर 1 का आंसर राइटिंग चल रहा है, तो इसमें आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये मंथली है, 599 रुपीज़ का पर मंथ के हिसाब से है ये। तो पेपर 1 अभी शुरू हुआ है, डे 2 की आज ये आपका मॉडल आंसर है। तो बाकी जिनको ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8527434727 पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और जिनको भी क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है या नोट्स वगैरह चाहिए तो वो सब इसी प्री की क्विज वगैरह है, तो ये इसी सब पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉडल आंसर। आपके जो आर्ट एंड कल्चर शुरू हुआ है, आर्ट एंड कल्चर से है ये। तो चलिए देखते हैं। डे 2 में पहला प्रश्न है, इसमें वैदिक साहित्य का वर्णन करें और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व को समझाइए। तो इसमें की पॉइंट पकड़ना है, वैदिक साहित्य है, इसका वर्णन आपको करना है क्या क्या है, और फिर भारतीय संस्कृति का महत्व समझाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय में देखिए क्या देना है। परिचय में यह विश्व भवत्येक नीडम, यानी ये जो है उक्ति आपको इस तरीके से डाल देते हैं तो आपका और कुछ बेटर चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आप डाल पाएँ या ना डाल पाएँ इससे इतना नहीं है, लेकिन आप ये है कि अच्छा है अगर याद कर लेंगे, तो क्योंकि सबकी पकड़ इस पर नहीं होती है। तो इसका अर्थ है कि जहाँ पूरा विश्व एक परिवार के रूप में रहता है ना, तो इसका अर्थ ये है। इसका आदर्श वाक्य वैदिक साहित्य से लिया गया। वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम और मौलिक स्रोत है। यह साहित्य न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक का भंडार है, बल्कि इसमें विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और समाजशास्त्र का भी गहन तत्व समाहित है इसमें। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और देखिए आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे आपको बहुत सारी सामग्री मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्य भाग में देखिए इसमें क्या लिखना है। तो देखिए जैसे वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, वेद आते हैं, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संग्रह है। ऋग्वेद के बारे में बता दीजिए, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 मंत्र हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं का वर्णन करते हैं। यजुर्वेद यज्ञों का विधान और अनुष्ठान का इसमें वर्णन है, गद्य पद्य दोनों में लिखे गए ये। सामवेद संगीत गायन पर आधारित है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को संगीतबद्ध इसमें किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि और उपचार विधियों का उल्लेख मिलता है इसमें। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसमें अगला है जैसे ब्राह्मण, यज्ञों और अनुष्ठानों का विस्तृत व्याख्यान दिया गया है, जिसमें वेदों के मंत्रों का अर्थ और उनका प्रयोग को समझाया गया है ब्राह्मण में। उदाहरण भी दे दीजिए, तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है और ये शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद के शुक्ल शाखा से संबंधित है। अरण्यक देखिए, अरण्यक में क्या है कि वनवासियों के लिए धार्मिक और दार्शनिक चर्चा, जो ब्राह्मणों और उन उपनिषदों के बीच का सेतु है ये, ठीक है। इसमें तैत्तरीय अरण्यक है, बृहदारण्य है, तो ये आप यजुर्वेद से संबंधित है तैत्तरीय, और ये यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से संबंधित है। कुछ उदाहरण देते जाइए। और इसमें है उपनिषद, ये जो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह है, जो वेदों का सार प्रस्तुत करता है। अब इसमें ये देख लीजिए, ईशावास्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तो ये सब एग्जाम्पल भी आप साथ साथ में दे सकते हैं इनके। उपवेद में देखिए क्या आता है, वेदों के साथ जुड़े सहायक ग्रंथ हैं जो विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान करते हैं। उपवेद जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है और स्थापत्य वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, धनुर्वेद युद्ध कला अस्त्र शस्त्र से है, गंधर्ववेद है संगीत और नृत्य से संबंधित, और स्थापत्य तो जान ही रहे, वास्तुकला और निर्माण से संबंधित। अब इसका महत्व देख लेते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है आंसर का। तो देखिए धार्मिक और आध्यात्मिक नींव पड़ी है यहाँ से। वैदिक साहित्य ने धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा विधियों और संस्कारों की आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या डालेंगे, तो खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत वैदिक साहित्य में मिलते हैं इसमें। सामाजिक संरचना में क्या डालना है, तो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है और सामाजिक जीवन के आदर्शों का यहाँ प्रतिपादन होता है। नैतिक मूल्य देख लीजिए, सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्तव्य जैसे नैतिक मूल्यों का महत्व देखने को मिलता है। अब निष्कर्ष में क्या देना है आपको, तो वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसका आज भी समाज में देखा जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों तक वैदिक साहित्य ने भारतीय संस्कृति को एक अद्वितीय पहचान दी है। इसकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है और मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष कंक्लूजन दे सकते हैं। और ये आपके मॉडल आंसर दोनों ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश हिंदी में। इंग्लिश में भी नीचे दिए गए, वो भी दिखा देंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला के प्रभाव का वर्णन करना है, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल राष्ट्रपति भवन की वास्तुकला और उनके ऐतिहासिक महत्व को शामिल करें, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। ये मॉडल आंसर का ये परिचय है। औपनिवेशिक काल में भारतीय वास्तुकला ने एक नई दिशा और शैली प्राप्त की, जिसमें यूरोपीय और भारतीय शैलियों का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला के कई उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जैसे मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, चेन्नई का मद्रास उच्च न्यायालय और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन। वास्तुकला समय की पत्थर पर लिखी गई आत्मकथा है। यह उद्धरण औपनिवेशिक वास्तुकला के माध्यम से भारतीय इतिहास को समझने का सही मार्गदर्शन करता है। तो ये इंट्रोडक्शन अब हो गया। और देखिए मुख्य भाग,
मुख्य भाग में विक्टोरिया मेमोरियल देना है। तो इसकी वास्तुकला है जैसे इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित है। इसमें गोथिक, मुगल और राजपूत शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। संगमरमर की भव्यता और विस्तृत बाग बगीचे इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो इसका देखिए, ये इसका क्या है, फिगर है, तो इसको आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका। महारानी विक्टोरिया की स्मृति 1921 में स्थापित यह स्मारक ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह राष्ट्रीय चेतना का केंद्र भी रहा है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है इसका, तो देखिए आज यह एक संग्रहालय है जो कला, इतिहास और संस्कृति के अद्वितीय संग्रह को प्रदर्शित करता है। इसमें ब्रिटिश औपनिवेश काल की कला और शिल्प का उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। आगे राष्ट्रपति भवन के बारे में देख लीजिए। वास्तुकला इसकी सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया। यह भवन यूरोपीय और भारतीय शैलियों का संगम है, यानी मिश्रण है या संगम है। इसमें डोमिनियन और क्लासिक शैली का समावेश मिलता है। साथ ही मुगल उद्यान और भारतीय शिल्पकला की झलक भी देखने को मिलती है। ये इसका डायग्राम ये देख लीजिए इसका, ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको अच्छे से, ये तो जानते ही होंगे। ऐतिहासिक महत्व देख लीजिए। 1931 में वॉइसरॉय हाउस के रूप में निर्मित यह भवन भारत के स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास बन गया। यह भारतीय लोकतंत्र और शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। सांस्कृतिक प्रभाव देखिए, यह भवन भारतीय वास्तुकला में शाही शान और गरिमा का प्रतीक है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य और राजकीय समारोह आयोजित किए जाते हैं। देखिए औपनिवेशिक वास्तुकला का प्रभाव क्या है। शहरी संरचना, औपनिवेशिक इमारतों ने भारतीय शहरों की संरचना और डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। यह नई शहरी योजना और बुनियादी ढांचे का आधार बने हैं। शिक्षा संस्थान में देख लीजिए, कई औपनिवेशिक इमारतों को आज उच्च शिक्षा संस्थानों और शोध केंद्रों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें कोलकाता का प्रेसिडेंसी कॉलेज भी है। सांस्कृतिक मिश्रण देख लीजिए, औपनिवेशिक वास्तुकला ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की वास्तुकला और अधिक विविध और समृद्ध हुई है इससे। पर्यटन देख लीजिए, औपनिवेशिक इमारतें आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति की झलक देखने में आती है यहाँ पे। निष्कर्ष में क्या देना है, तो निष्कर्ष में देखिए औपनिवेशिक वास्तुकला ने भारतीय शहरी परिदृश्य को नया आयाम दिया और इसे एक नई विशिष्ट पहचान दी है। विक्टोरिया मेमोरियल और राष्ट्रपति भवन जैसे स्मारकों ने भारतीय इतिहास में अपनी विशेष जगह बनाई है। ये इमारतें न केवल ऐतिहासिक धरोहरें हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अनमोल धरोहर भी हैं। वास्तुकला न केवल भौतिक संरचना का निर्माण करती है, बल्कि यह समाज की आत्मा और उसके इतिहास का प्रतिबिंब भी होती है। औपनिवेशिक वास्तुकला की इसी विचारधारा का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास को संजोकर रखती है। तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। बाकी हम लोग इनके वो भी देखेंगे जो बेस्ट कॉपियाँ होंगी ना, तो ये दोनों ही तरीके से आप इनको देख सकते हैं। जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो इनसे भी आप सीधे सीख सकते हैं। तो देखिए ये है आपका इंग्लिश में, इंग्लिश वाले देख सकते हैं इसको, ठीक है। इंट्रो ये आपका मेन बॉडी में ये आप देख ही सकते हैं, वेदास वगैरह सब कुछ हम लोग देखेंगे, तो आप ये देख लीजिए। बाकी सबका ये वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ये हो गया, और ब्राह्मण ये बता दिए गए जो ऊपर बताएं, और तैत्तरीय और ये एग्जाम्पल दे दिए, आरण्यक यहाँ हो गया, ये सब आप देख सकते हैं, पूरी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश वाला हो गया। सेकंड ये है इंग्लिश में, सेकंड प्रश्न आपका, तो इंट्रो इसका, और ये विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में है, आर्किटेक्चर है, ये फिगर है आपका। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कि आप चाहते हैं इससे कुछ आपको लाभ भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप सब बताइए, क्योंकि लाभ आपको मिलना ज़रूरी है। अगर लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ इसको आपको करना क्या है, लाइक ज़रूर करना है, और शेयर भी कीजिए। जो आपका जो समूह है या जिसमें मित्र मंडली में आप रहते हैं, जो वो, तो उनको बताइए या उनको शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत कम है मार्केट में। जो भी हम लोग नया इनिशिएटिव ले रहे हैं इनके लिए, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है। जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए भी है, तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। और देखिए पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग 10 तारीख से शुरू हो रही है, पेपर 5 और 6 की। तो इसमें ये आपका चलता रहेगा 10 से लेके, और जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है तब तक ये लगातार चलता रहेगा मेंस तक, ठीक है। और इसकी मंथली फ़ीस नहीं रहेगी, इसकी टोटल फ़ीस है 999 रुपये। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 5-6 इसमें लगातार ये पर डे चलेगा आपका, और तब तक चलेगा जब तक कि आपका मेंस नहीं हो जाता है। तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा, आपका पेपर 5 और 6 की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। और देखिए जो फ्री में चल रही थी चीज़ें, वो फ्री वाली, देखिए फ्री वाली होती है कि आपका भी रिस्पॉन्स सही नहीं आता है, और फिर हमारे ऊपर भी बर्डन पड़ता है उसका, क्योंकि आप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं ना, तो उसके प्रति फिर सजग भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो गया, आगे चलते हैं, इसमें इतना ही है, तो थैंक यू।